नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगेश मिश्रा। जो पुरानी क्लास थी, अभी तक जो पाषाण काल चल रहा था, पाषाण काल तक पहुँचे थे। अभी तक तो मैंने केवल सिलेबस डिस्कस किया था। आज से क्लास शुरू हो जाएगी। प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पाषाण काल में जो अभी तक बात हुई थी, बहुत ही लाइटली बस इतना बताया गया था कि इसके 3 पार्ट हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों की टाइमिंग क्या रहेगी? पुरा पाषाण काल के बारे में बताया जाता है कुछ जगहों पे 25 लाख मिल जाएगा, कुछ जगहों पे 5 लाख मिल जाएगा। 5 लाख से 10,000 BC, बिफोर क्राइस्ट। BC AD वगैरह मैंने कल डिस्कस कर लिया था। आज से सीधे क्लास पे आ गए हैं। तो 25 लाख से या 5 लाख से 10,000 BC तक पुरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 BC से 4,000 BC तक है। ये ट्रांजिशन फेज था, बीच की संक्रमणकालीन अवस्था। थोड़े हिस्से इसके भी आपको यहाँ पे मिलेंगे और थोड़े हिस्से इसके भी यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद नवपाषाण काल की अगर शुरुआत देखी जाए तो ये 4,000 BC से 1,000 BC तक है। अच्छा, कई जगहों पे आपको 9,000 भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 9,000 वो गलत है या 4,000 ये गलत है। दोनों सही है। वैश्विक स्तर पर आपको अगर देखा जाए तो नवपाषाण काल की स्टार्टिंग जो है 9,000 BC से मान ली जाती है, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो 4,000 BC से स्टार्टिंग है। ठीक है। अब यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको यहाँ से लेके चलूँगा, कौन कौन सी चीज़ें थी जो यहाँ पे पाई गई और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से अलग हो रही हैं। जैसे पुरा पाषाण कालीन समय की बात करें। अच्छा, एक मिनट इसमें ये भी ऐड कर लीजिए। इसमें 3 नाम हैं। जैसे पुरा पाषाण काल में रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये नाम पूछा गया है। ये तीनों नाम पूछ लिए जाते हैं कौन किससे संबंधित है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार एल्यूसियन संस्कृति के बारे में थोड़े बहुत साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। अब आपको मैं आगे बाद में बताऊंगा इनके तीनों पार्टों के बारे में, तब बताएंगे कि पुरा पाषाण काल के जो एल्यूसियन संस्कृति थी या मद्रासी संस्कृति जिसको बोला जाता है, वहाँ से इनको कुछ उपकरण मिले थे रॉबर्ट ब्रूसफुट को। वहाँ से इन्होंने पहली बार इन चीज़ों को आगे बढ़ाया था, इसलिए इनको पुरा पाषाण काल से जोड़ा जाता है। जो मध्य पाषाण काल है, इससे CL कार्लाइल इनको जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के बारे में बताया था। और जो तीसरा नाम है वो है जॉन लुबाक का। जॉन लुबाक, इन्होंने पहली बार नवपाषाण काल या नवपाषाण संस्कृति के बारे में नामकरण दिया था। तो नाम की वजह से ये यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ये तीनों नाम को आपको याद रखना है। कई बार आया है सवाल। एक बार तो सीधे सवाल आया था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, और उसमें जो विकल्प दिए गए थे उसमें विकल्प 2 सही हो रहे थे, तो इसलिए आयोग ने उसको हटा दिया था। उसमें एक विकल्प ये भी था कि इतिहासकार हैं, दूसरा था पुरातत्वविद, तो दोनों थे, तो उसको हटा दिया गया था। हालांकि अगर बिहार PCS का होता तो उसमें E ऑप्शन दे देता, मोर देन 1 ऑप्शन, तो इसलिए उसमें E विकल्प सही हो जाता, हटाने की जरूरत ना पड़ती। हालांकि यूपी कमीशन ऐसा नहीं करता। दूसरी चीज़ देखते हैं कि मानव जीवन में कौन सी नई कहानी आ चुकी थी। जो इनके पत्थरों के औजार हुआ करते थे वो बड़े बड़े पत्थरों के थे। आप जब पुरा पाषाण काल की बात करेंगे तो चूँकि उस समय शुरुआत ही हुई थी, आदिम व्यवस्था थी, खाना बदोश लोग घूम रहे थे इधर उधर, कोई समुदाय जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो उन लोगों ने जो पत्थर उठाए, जहाँ से मिल गए इनको, उन पत्थरों को उठाकर अपने अनुसार उनको समायोजित किया और जैसा चाहे वैसा यूज किए। बड़ा सा पत्थर उठा के फेंक नहीं सकते थे, तो बड़े से पत्थर को तोड़ने का काम करते थे। छोटे पत्थरों को फेंका जा सकता था, तो जो इनके हाथ में आए इनकी सामर्थ्य अनुसार उसको उन्होंने फेंक कर मारा। जानवर को मारने के बाद उससे फाड़ के खाए। तो इस तरीके से मांसाहारी भी थे, साथ साथ में थोड़े बहुत बड़े पत्थर इनको इस्तेमाल करने को मिलते थे। तो मांसाहारी तो थे ही थे, खैर तीनों में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रावस्था थी वो क्या थी?
आखेटक की, आखेटक और खाद्य संग्राहक। इसका मतलब ये था कि जानवर दिखा, मार दिए और मारने के बाद उसका भक्षण किए, लेकिन भक्षण करने के बाद अगर कुछ व्यवस्था, कुछ खाद्य मटेरियल उनके पास अगर बच रहा है तो उसको ये आगे के लिए प्रिजर्व कर लेते थे, रख लेते थे कि बाद में फिर इसका हम प्रयोग कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर दो वर्ड जोड़े गए, आखेटक और खाद्य संग्राहक। लेकिन जब मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो ये इनकी सारी की सारी करतूतें साथ में थी ही थी, लेकिन प्लस एक और ऐड हो गया, वो हो गया पशुपालन। कहने का मतलब है जो इन्होंने पहले से सीख रखा था वो नहीं छोड़े, लेकिन और एक्स्ट्रा एक चीज़ कौन सीख लिए? पशुपालन सीख लिए। पशुपालन में कई बार सवाल आया कि पहला पशु कौन सा था, तो पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। और जब पूछा जाता है कुत्ता ही क्यों था, तो कई लोग बता देते हैं कि नहीं, वो वफादार होता है। अच्छा, आप लोग खुद सोचिए, क्या मानव ने वफादार होने के नाते कुत्ते को अपना दोस्त बनाया, या कुत्ते को इसलिए दोस्त बना लिया कि वो उनके साथ हमेशा लगा रहता था? देखो, उन्होंने कुत्ते को दोस्त पहले बनाया, वफादार तो बाद में समझ में आया। आप ही सोचो, आपके अगल बगल जो जानवर पाए जाते हैं उसके बारे में कब जान पाओगे? जब उनको अपने पास रखोगे। कुत्ते की कहानी क्या थी? जब यहाँ पे आखेटक थे ये, तो जाहिर सी बात है जानवरों को खाए, खाने के बाद कुछ ऐसे अवशेष हुआ करते थे जो इनके काम के नहीं होते थे, इधर उधर फेंक देते थे, लेकिन वो किसका आहार होते थे? कुत्तों के। तो कुत्ते भी अपने आप समझने लगे कि यार इधर उधर भटकने से बेहतर इन्हीं लोगों के साथ में लग जाया जाए। अगर इन लोगों के साथ में लगे रहेंगे तो थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, पेट पूजा चलती रहेगी। तो वो लोग जानबूझकर इन लोगों के पास आने शुरू हुए। अब जब लोगों के साथ ये चिपके रहते थे तो लोगों को भी दिखाई देता था कि कुत्ता हमारे साथ में तो है ही है, साथ साथ में जब कोई जानवर हम पकड़ने जाते हैं तो वो उसमें दौड़कर हमारी मदद भी कर रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने कुत्ते को वफादार माना और कुत्ते ने इंसान को अपने खाने के एक सोर्स या घर के रूप में देखा। तो इस तरह से दोनों में एसोसिएशन हुआ, मित्रता बढ़ी और पहला मित्र कौन बना? कुत्ता बन गया। ठीक है, तो कुत्ता वफादार था इसलिए नहीं, कुत्ता था कुत्ता इसलिए, ठीक है, क्योंकि वो भी मांसाहारी था और ये भी मांसाहारी थे, दोनों का एसोसिएशन बन गया। यहाँ पे क्या होती है कहानी? नवपाषाण काल में अगर थोड़ा तुलनात्मक ढंग से देखें तो आखेटक खाद्य संग्राहक के साथ यहाँ पशुपालन स्थिति आ गई, मतलब आखेटक खाद्य संग्राहक प्लस पशुपालन। लेकिन यहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहक पशुपालक, फिर साथ में एक और चीज़ नहीं जुड़ गई, कृषि। कृषि ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इसका मतलब समझ रहे हैं? कृषि का मतलब है एक खाद्य उत्पादक बन गए, अपने ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन कर सकते थे। दूसरी चीज़ क्या थी खाद्य उत्पादक में? इनका स्थायी निवास आ गया, स्थायी जीवन जीने लगे। ऑलमोस्ट स्थायी होंगे ही होंगे, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, राम श्याम मोहन सोहन इत्यादि, रामू काका, कोई भी, तो उन्होंने अगर खेती की और वो यायावर जिंदगी जिए, आज यहाँ कल अमेरिका, तो अमेरिका ना कहें, अपने देश की ही बात करें, अब किसी दूसरी जगह की बात करें, तो यहाँ पे वो खेती करके दूसरी जगह अगर चले जाएंगे तो बगल वाला जो पड़ोसी है उनकी पूरी पूरी फसल गायब कर देगा, नुकसान करवा सकता है। तो इसलिए मजबूरन उनको अपनी खेती की देखभाल करने के लिए अस्थायी जीवन वहाँ पे बनाना पड़ेगा, वहाँ पे उनको साथ में रहना पड़ेगा। जब तक फसल है तब तक वहाँ उनका अस्थायी निवास आप बिल्कुल बना ही रहेगा, मतलब अस्थायी निवास को वहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो कृषि के कारण आपको स्थायी निवास देखने को मिलता है। जब स्थायी निवास देखने को मिलता है तो साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको? एक समुदाय देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने खेती की है उनके बच्चे, उनका पूरा का पूरा कुटुंब वहाँ पे ही निवास करेगा। अब जब पूरा कुटुंब वहाँ पे निवास करेगा तो एक धीरे धीरे समुदाय बन जाएगा। एक भैरव सिंह का परिवार है, एक लाखा सिंह का परिवार है, एक रामू काका का परिवार है। तो इस तरीके से समुदाय बन जाएंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार के परिवार का जब एसोसिएशन होता है किसी जगह पे, एक जगह क्लस्टर के रूप में स्थित हो जाते हैं, तो उसी को तो वो आप समुदाय बोलते हैं। कोई और तो है नहीं समुदाय की प्रकृति। समुदाय में तो यही है ना, लोगों का समूह, और लोगों के समूह में भी क्या, ढेर सारे परिवार, मोर देन वन फैमिली। तो जब फैमिली ज़्यादा बढ़ रही हैं तो वहाँ पे समुदाय वाली स्थिति पाई जा रही है। तो कृषि की वजह से आपको क्या क्या दिखाई दिया? खाद्य उत्पादन तो खैर है ही है, स्थायी जीवन दिखाई दिया, समुदाय दिखाई दिया। अब समुदाय के साथ और क्या चीज़ें मिलेंगी? समुदाय के साथ एक चीज़ आपको और दिखेगी, वो दिखेगी वाद विवाद।
जब ढेर सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे आपस में। अब ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, वो मैं आपको अभी नवपाषाण काल में बताऊंगा। मैं फिर से इस पे आ जाता हूँ। तो आखेटक, खाद्य संग्राहक, यहाँ पे पशुपालन, यहाँ पे क्या आ गई, कृषि की स्थिति आ गई। अगली चीज देखी जाए तो यहाँ पे क्या थे, यायावर जिंदगी थी। तुलनात्मक ढंग से हम देख रहे हैं, यहाँ स्थायी जिंदगी थी, यहाँ पे क्या है, यायावर है, मतलब वो खाना बदोश टाइप के हैं, जहाँ मिला वहाँ खा रहे हैं, बाकी इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही चला रहे हैं। तो ये कहानी है, इसमें अभी और चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन हम लोग सीधे पुरापाषाण काल पे फिर से आ जाएंगे, क्योंकि इसके भी 3 पार्ट हैं और उसको पूरी तरीके से डिफाइन करते हुए, एक एक छोटी छोटी चीज़ को देखते हुए, इनके स्थल कहाँ पे थे, कौन कौन सी जगहों पे पाए गए, कौन कौन से उपकरणों को प्रयोग किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे एक सीक्वेंस के साथ। पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? वो 3 भाग हैं पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इन दोनों में अंतर क्या था? तो सबसे पहले तो ये देखें, देखिए कोई भी संस्कृति अगर पढ़ी जाती है तो उसको कुछ हेड्स के थ्रू पढ़ा जाता है। जैसे पहले तिथि क्रम देखते हैं, पहले उसकी तिथि क्रम देखते हैं या काल विभाजन देखते हैं, समय क्या रहा होगा। दूसरा पॉइंट उसमें देखते हैं कि वहाँ के लोगों ने क्या प्रयोग किया, कौन से लोग थे, तो स्पेशली लोगों को देख लेते हैं। और साथ ही साथ में ये देख लेते हैं कहाँ पाए गए, स्थान देख लिया जाता है। तीसरे हेड्स में हम लोग देखते हैं उनका रहन सहन क्या था, मतलब कल्चर क्या था। अब कल्चर में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन्होंने क्या प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया, किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया। साथ ही साथ में उनके रहन सहन में ज़िंदगी से संबंधित चीज़ें, उन्होंने मृदभांड बनाए या नहीं बनाए, खाना खाया कैसा खाया, कच्चा पका, ये सब चीज़ें। तो एक सीक्वेंस होता है, इन्हीं 3 हेड्स के थ्रू पूरे चाहे जितना बड़ा कल्चर हो सबको देख लिया जाता है। अब आगे जब मध्यकाल में जाएंगे तब वहाँ पे स्थापत्य वगैरह भी ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले इनका काल देख लेते हैं कौन कौन सा है। ईयर देखते हैं 25/5, वही जो पुरापाषाण काल में लिखे थे, 25 लाख या 5 लाख BC से 1 लाख BC बिफोर क्राइस्ट। मध्य पुरापाषाण काल की जो टाइमिंग है वो है यहीं 1 लाख से 40,000 BC। और उच्च पुरापाषाण काल की जो टाइमिंग है वो है 40,000 BC से 10,000 BC। उसके बाद शुरू हो जाता है मध्य पाषाण काल। तो इन तीनों में क्या क्या अंतर रहा होगा, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थीं जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग कर रही थी, कैसे हमें पता लगे कि ये पूर्व पुरापाषाण काल है और ये मध्य पुरापाषाण काल है। तो इसको भी हमें यही समझ में आ रहा है कि एक चार्ट बना लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा, और चार्ट की मदद से हम लोग छोटी छोटी हर एक चीज़ को एक ही जगह पे प्राप्त कर लेते हैं। ये है पूर्व पुरापाषाण काल, ये है मध्य पुरापाषाण काल, ये है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, टाइमिंग फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी लिख चुके हैं। यहाँ पे जो उनके पत्थर थे मोस्टली क्वार्टजाइट के पत्थर थे, क्वार्टजाइट। ये क्वार्टजाइट के पत्थर प्रयोग में अपने ला रहे थे पूर्व पुरापाषाणकालीन मानव, सॉरी मध्य पुरापाषाणकालीन जो मानव थे वो चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, ये सारे पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे। इधर की तरह जब बढ़ेंगे तो और अन्य अच्छे अच्छे कीमती पत्थर यहाँ पे दिखाई देंगे, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, और यहाँ तक कि स्फटिक बहुत सारे हैं, लाजवर्द वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पे।
क्या अंतर था, क्यों ऐसे पत्थरों की इनको ज़रूरत पड़ी, ये भी काम की चीज़ है। क्वार्टजाइट थोड़ा हार्ड पत्थर था, हार्ड था तो जाहिर सी बात है इनको अगर कोई औजार या अपना हथियार वगैरह कुछ बनाना है तो ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो इसलिए यहाँ पे भौंदे किस्म के आपको बेडौल तरीके के औजार या हथियार प्राप्त होंगे, क्योंकि ठीक ढंग से उसे ना तोड़ा जा सकता था ना तराशा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, उससे सॉफ्ट होने के नाते इससे बेहतर यहाँ पे हथियार आपको प्राप्त होंगे, सुडौल मिलेंगे, ठीक है। उनको रगड़ के धार वगैरह भी यहाँ पे दी गई है। इसकी तरफ जब बढ़ेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें बदल जाएंगी। तो एक क्रमिक विकास है, यहाँ पे कह सकते हो पूरी तरीके से इवोल्यूशन देखने को मिलता है। इवोल्यूशन, उद्विकास, हथियारों में, औजारों में, चीज़ों में आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इस क्वार्टजाइट पत्थरों के आधार पे या सीधे तौर पे ये कहें पूर्व पुरापाषाणकालीन मानवों ने जो इन हथियारों या उपकरणों को प्रयोग किया उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? चॉपर, चॉपिंग या पेबुल संस्कृति। और दूसरी क्या थी? एल्यूशियन संस्कृति थी। एल्यूशियन, एल्यूशियन संस्कृति थी। एल्यूशियन संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति भी बोलते हैं या हस्त कुठार, हस्त कुठार, ठीक है। तो हैंड एक्स कल्चर जो है एल्यूशियन संस्कृति के अंतर्गत आता है या इसी को ही एल्यूशियन संस्कृति बोलते हैं। यह सबसे पहली बार दक्षिण भारत में मद्रास के आसपास देखी गई, इसीलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी बोलते हैं, मद्रासी संस्कृति भी बोलते हैं। लेकिन काम की चीज़ ये थी चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। इसको मैं थोड़ा चार्ट को रोकता चलूँगा और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक मैप के थ्रू डिस्कस करूँगा। जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो अब ज़्यादा नीचे वाला कोई मतलब का नहीं है, सीधे हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो जो चॉपर चॉपिंग संस्कृति थी या पेबुल संस्कृति थी वो सोहन घाटी में पहली बार देखने को मिली। यहाँ पे मतलब पाकिस्तान वाला हिस्सा, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। तो यहाँ पे सबसे पहले सोहन घाटी क्षेत्र में या सोहन नदी है वहाँ पे, उस क्षेत्र में देखने को मिली, इसलिए इसको सोहन घाटी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। है क्या ये? अब है क्या, इसको जानने के लिए सबसे पहले इन तीनों टर्म को अलग अलग तरीके से जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे पेबुल संस्कृति। पेबुल वो उपकरण हुआ करते थे जिनको नदियाँ अपने साथ में पत्थरों को अपने ही प्रवाह से इधर उधर से लेके आती थी और रास्ते में वो इतनी चोट खाता था कि वो सुडौल हो जाता था या गोल हो जाता था। जहाँ कहीं भी नुकीला पत्थर है, बीच से गिरा, नोक उसकी टूट गई, थोड़ा बहुत गोलाई आ गई। तो इस तरीके से जो सेल्फ मेड वहाँ पे टूल्स तैयार हो रहे थे, खुद से जो बन रहे थे उपकरण, उनको पेबुल उपकरण कहा गया, ठीक है। पेबुल उपकरण नदियों के द्वारा खुद बनाए जाते थे, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता था, बस पत्थर उठाए और फेंक के मार दिए, काम कर लिए उससे। तो ये पेबुल उपकरण थे, इनको कहा जा सकता है स्वनिर्मित उपकरण, ठीक है। जो चॉपर और चॉपिंग वाले थे वो इसी पेबुल से बनाए जाते थे। चॉपर में जैसे मान लीजिए ये पत्थर है तो इसको एक साइड में थोड़ा धारदार बना दिया जाता था, उसको चॉपर बोलते थे। और अगर दोनों तरफ धार हो जाती थी उसको चॉपिंग बोलते थे। तो चॉपर, चॉपिंग और पेबुल में बस इतना सा ही अंतर था कि पेबुल जो थे वो स्वनिर्मित थे, सेल्फ मेड थे, सेल्फ मॉडिफाइड थे, और यहाँ पे मैन मेड थे। ये सब खुद से बनाने पड़ते थे, उनको तराशा जाता था, किसी तरह धार वार दी जाती थी। हालांकि तराशी का काम बेहतर ढंग से नहीं होता था, बस चोट करने में थोड़ी बहुत धार आ जाती थी। एल्यूशियन संस्कृति के बारे में बता चुके हैं, मद्रास के नज़दीक पाई गई। हालांकि ये जानते रहिए पहली बार एल्यूशियन संस्कृति के उपकरण मद्रासी क्षेत्र में पाए गए, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि केवल मद्रास में पाए गए, ये दोनों तरीके के उपकरण पूरे के पूरे भारत में पाए गए हैं। जैसे अगर ये भारत की बात करें तो ये क्षेत्र
सोहन नदी घाटी वाला क्षेत्र। अगर यहाँ पे देखें एमपी में तो नर्मदा क्षेत्र, नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र। राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान क्षेत्र में भी आपको डिंडवाना क्षेत्र वगैरह में मिल जाएंगे, कोटा संभाग में मिल जाएगा, कोटा में चंबल नदी बहती है वहाँ पे मिल जाएंगे आपको उसके क्षेत्र में। लेकिन हाँ, कोई भी संस्कृति अगर पैदा होती है तो वो नदी के किनारे होती है, और उसके पीछे कारण बस यही होता है जल। जल से उनको बहुत सारे सहयोग मिलते हैं, पीने के लिए पानी, जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं, आसानी से शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ में अगर नवपाषाण काल की बात करूँ तो खेती के लिए भी पानी मिल जाता था। अगर उनको कोई ट्रांसपोर्ट वाला काम करना है तो वो भी पानी में बहा ले जाते थे, बहुत सारे प्रोग्राम हो जाते थे। तो इसलिए नदियों के किनारे ही सारी संस्कृतियाँ, सारी सभ्यताएँ पैदा हुई। कहा भी जाता है कि नदियाँ ही सभ्यताओं का पालना होती हैं। ठीक है, अगर गुजरात की बात करूँ तो यहाँ पे ये नर्मदा आई, ये तापी आई, यहाँ पे ऊपर से साबरमती आई, लूनी आई, ढेर सारी नदियाँ। इन नदियों के किनारे आपको इन संस्कृतियों के लोग मिल जाएंगे। लोग नहीं मिलते हैं, हालांकि हाँ, यहाँ पे मैंने बताया नहीं अभी तक, यहाँ पे नर कंकाल नहीं मिले हैं कोई भी, क्योंकि ये इतनी पुरानी स्थिति थी कि नर कंकाल अगर रहे भी होंगे तो खत्म हो गए हैं। केवल उनके उपकरणों के आधार पर बताया जाता है ये पूरा पाषाण कालीन है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में आपको मिलेंगे नर कंकाल। यहाँ पे मध्य पूरा पाषाण काल हो, चाहे उच्च पूरा पाषाण काल हो, चाहे पूर्व पूरा पाषाण, किसी भी काल में नर कंकाल आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में ये है जो ये चिरकी निवासा क्षेत्र। दक्षिण भारत की बात करूँ तो ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला मालप्रभा और घाटप्रभा नदियों के बीच, हर जगह आपको यहाँ के उपकरण देखने को मिल जाएंगे। कश्मीर घाटी में बताया जाता है लिद्दर नदी के किनारे मिले हैं, लेकिन पूरे कश्मीर क्षेत्र में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे ये पूरा पाषाणकालीन मानव के अवशेष, मानव क्या कहें उसके उपकरणों के अवशेष, क्योंकि जो कश्मीर वाला क्षेत्र था वो ठंडा ज़्यादा था, और ठंडी वाली स्थिति में एक्सट्रीम स्थिति थी, वहाँ पे वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिली वहाँ पे वो पाए गए। तो ये चीज़ें। अब हम देखते हैं थोड़ा मध्य पूरा पाषाणकालीन मानव के बारे में। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी स्थिति थी, मैंने बता रखा है, ये सारे के सारे पत्थरों में कई चीज़ों में उन्होंने मॉडिफाइड किया। यहाँ चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और एल्यूसियन संस्कृति थी। यहाँ पे आपको खुरचनी, वेदनी, ये सारे तरीके के हथियार मिलेंगे। ठीक है, और थोड़ा इनके जो मॉडल थे उनको सुडौल कर लिए थे ये लोग। ठीक, साथ ही साथ जानी स्थान की जब भी बात करेंगे तो जो इनके स्थान हुआ करते थे वही स्थान इनके भी हैं। थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को वहाँ पे ज़्यादा संघनित कर लिया था, क्योंकि शुरुआत में जब 2-4 लोग थे, फिर उसके बाद में उनके वंशज आए तो वो लोग ज़्यादा मात्रा में। अब कहने का मतलब है जो यहाँ पे इनके औजार मिले होंगे 2-4 मिले होंगे, तो यहाँ पे 2-4 हज़ार की मात्रा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हो गए थे। इसी तरीके से उच्च पुरापाषाण काल की बात करें, कहानी वही है, ये और ज़्यादा सुडौल हो जाएंगे, थोड़ा सा इनमें धार बढ़ जाएगी। लेकिन जब पूर्व पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी स्थिति थी, वो थी आग की खोज। आग की खोज यहीं पे हो गई थी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है जो साथ में याद करने योग्य है, आग की खोज हो गई थी लेकिन प्रयोग ये लोग नहीं कर पा रहे थे। प्रयोग करना नवपाषाण काल में सीखेंगे, जो कि लास्ट की स्टेज है, और वहाँ से क्रांति का युग शुरू हो जाता है मानव सभ्यता में। ठीक है, तो आग की खोज यहाँ पे हो चुकी थी। तो इस तरीके से जो पुरापाषाण काल था उसके तीनों पार्ट जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं डायरेक्ट मध्य पाषाण काल पे। हालांकि पहले मैंने अभी जो टेबल बनाई थी उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, लेकिन कई चीज़ें उसमें नहीं थी जो अब हम लोग सीखेंगे। तो पहली वाली थी पुरापाषाण काल, दूसरा जो पॉइंट है वो है मध्य पाषाण काल। टाइमिंग क्या है? 10,000 से बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि यही सब तो वहाँ पे कंफ्यूज करेगा। अगर ये आपका एकदम कंप्लीट है तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो सकते।
क्योंकि टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ है और साथ ही साथ टाइमिंग में मतलब 200-400 सन का मतलब यहाँ पे अंतर नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो 1000 वाली कंडीशन वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। मध्यपाषाण काल में आपको माइक्रोलिथ मिलेंगे। माइक्रोलिथ क्या होता है? माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, छोटा, मतलब जो पत्थर के औजार आपको दिखाई देंगे वो छोटे छोटे दिखाई देंगे। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्म पाषाण का मतलब है, मैंने अभी बताया था ना, पूरा पाषाण काल में जब चीज़ें धीरे धीरे मॉडिफाइड हो रही हैं, आपके अंदर ज्ञान बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उन चीज़ों का प्रयोग भी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पे कहानी क्या थी, अब वो छोटे जानवरों को भी मार लेते थे, क्योंकि छोटे छोटे उनके पास पत्थर आ गए थे, छोटे छोटे औजार आ गए थे, उनसे छोटे छोटे जानवरों को भी आसानी से मार सकते थे, उनका भी शिकार कर सकते थे। तो छोटे छोटे जानवरों का शिकार शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी मैंने जो चार्ट में बताई थी, इनके सहयोगी बंधु आ गए। कौन कौन से? कुत्ता तो आ ही गया, साथ ही साथ में जो इनका शिकार था वो बैल, गाय, वो तो दोनों साथ में ही रहेंगे, भैंस, भेड़, बकरी, ऐसे जानवरों का इन्होंने शिकार शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ में इन जानवरों को ये थोड़ा थोड़ा पालना भी शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि यही जानवर पहले इनके अन्य सामाजिक कार्यों में काम आते थे, दूध वगैरह, और साथ ही साथ में मार के मांस वगैरह, तो दोनों तरीके के यूज में लेते थे इनको। मध्यपाषाण कालीन जो संस्कृति है उसमें जो उसके क्षेत्र हैं वो क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए। जैसे यूपी की अगर बात करें तो यूपी में आपको प्रतापगढ़ जिले में दो स्थल देखने को मिल रहे हैं, सराय नाहर राय और दूसरा है महादहा। इन दोनों स्थलों से कुछ चीज़ें समान हैं और कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे सराय नाहर राय में आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्तंभ गर्त दिखाई दे रहे हैं। स्तंभ गर्त क्या होता है? जैसे आप लोगों ने गांव पे देखा होगा, जो झोपड़ी बनाते हैं छोटी मोटी, उन झोपड़ियों को टिकाने के लिए छोटे छोटे डंडे लगाए जाते हैं, खंभे टाइप के। तो उन डंडों को कहाँ पे स्थिर किया जाए, इसके लिए वो ज़मीन में गड्ढा खोदते थे और उसको उसी में सेट कर देते थे। तो जो गड्ढे खोदे गए उन्हीं को बोलते थे स्तंभ गर्त, मतलब स्तंभ के लिए खोदा गया गड्ढा। ठीक है, गड्ढा। तो ये जो गड्ढा था यही स्तंभ गर्त था। ये आपको सराय नाहर राय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, महादहा में भी स्तंभ गर्त आपको दिखाई देगा, स्तंभ गर्त दिखाई देगा। साथ ही साथ महादहा में नरकंकाल भी खूब मात्रा में दिखाई देते हैं, ढेर सारी मात्रा में नरकंकाल भी दिखाई देते हैं। महादहा में एक चीज़ और हुई है, हड्डियों से इन्होंने कुछ कलाकृतियाँ भी बना दी हैं। हड्डियों में इन्होंने डिजाइन वगैरह भी तैयार की है, कुछ अच्छे अच्छे आभूषण वगैरह भी हड्डियों के इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ फिर से याद दिला दे, पुरानी चीज़ पे आ जाएं। पुरापाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएंगे, और पेंटिंग बड़ी ही काम की होती थी उस समय की। क्यों? क्योंकि उस समय का इंसान क्या करता था, कौन सी चीज़ें उसके मतलब एंजॉय के साधन हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों को उनके औजारों से कभी नहीं पता चलेगा। उनके द्वारा की गई छोटी मोटी जो पेंटिंग हुआ करती थी, जिसको आजकल भद्दा भी लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं तो मानूंगा बहुत अच्छी पेंटिंग उनकी। उन पेंटिंग में ही उन्होंने दिखाया है कि मुझे किस चीज़ों से आनंद मिलता था। जैसे आपको नैरेटिव पेंटिंग्स मिल सकती हैं भीमबेटका की गुफाओं में, मध्य प्रदेश में है। मैंने बताया था अभी पुरापाषाण काल में भी नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र जो था, वहाँ पे आपको जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल से दक्षिण पश्चिम में लगभग 40-42 किलोमीटर दूर आपको मिल जाएगा भीमबेटका। यहाँ पे गुफाएं हैं, उन गुफाओं में इन्होंने चित्रकारी की है। अब गुफाओं में कैसी चित्रकारी करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। अगर उन्होंने सुबह अपने घर से निकलकर एक जानवर को मारने का प्रयास किया, तो उस जानवर को मारते वक्त उन्हें कौन कौन सी कठिनाई मिली, किन किन लोगों ने सहयोग किया, मारने के बाद क्या खुशी हुई, यही तो वहाँ पे दर्शाएंगे।
आज के ज़माने में अगर पेंटिंग करने को कहा जाए तो क्या बनाओगे? जाहिर सी बात है बहुत खुश हो, एरोप्लेन बना दोगे ऐसा कुछ। लेकिन एरोप्लेन को तब बनाओगे जब एरोप्लेन को देख चुके हो। इन लोगों ने एरोप्लेन नहीं देखा तो उन्होंने प्लेन ना बनाकर यहाँ पे जानवरों को बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस पूरे के पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या में इन्होंने किससे सामना किया? जानवरों से सामना किया। तो जो जानवर इनको दिखाई दिए उन जानवरों को बनाए। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और दिखाई है अपने उस पेंटिंग में, कुछ जानवर छोटे दिखाई दिए हैं और कुछ जानवर बड़े बड़े दिखाई दिए हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? बड़े जानवर का मतलब ये है कि उनकी भयाकृति से भी वो उन लोगों को रूबरू करवाना चाहते हैं जो उस पेंटिंग को देखे। हालांकि उनका कोई मंतव्य ये नहीं था कि उनकी पेंटिंग को हमारे जैसे लोग जाएंगे आराम से कैमरे से शूट करेंगे। वो अपने बच्चों के लिए या अपनी अगली पीढ़ी के लिए ऐसी पेंटिंग्स को प्रिजर्व करते थे और बड़े ही अच्छे ढंग से बनाते थे। पेंटिंग वगैरह भी की जाती थी, कलर वगैरह भी दिए गए। हालांकि भीमबेटका में मैंने देखा है, खुद भी जाकर मैंने देखा अपनी आँखों से, जो पेंटिंग्स है वो कई परत में बनाई गई, कई सतह में बनाई गई। मतलब किसी व्यक्ति ने अपनी पेंटिंग बना दी, उसके बाद में दूसरा व्यक्ति गया उसी पे पेंटिंग बना दी, तीसरे ने जाके फिर उस पर भी पेंटिंग कर दी, चौथे ने जाके फिर पेंटिंग कर दी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था उस जगह पे पेंटिंग बनाना शायद ये शुभ मानते रहे होंगे। जैसे आज के ज़माने में पीपल है, पीपल के पेड़ पे जाके कोई कलावा बांध देता है तो वहाँ पे ढेर सारे कलावे बन जाते हैं। इसका मतलब वो वहाँ पे मानते हैं कि कलावा बांधने का मतलब है यह शुभ है, हमारी जो इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। ऐसा ही एक न्यूज़ में आई थी, शायद इटली का कोई ब्रिज है, वहाँ पे लव लॉक लगाए जाते हैं, ठीक है, फ्रांस वगैरह में है, और आई थिंक फ्रांस ही है एग्जैक्टली। फ्रांस में उस ब्रिज पे जो लव लॉक लगाए जाते हैं वो इसलिए लगा दिए जाते हैं कि भाई मेरा प्यार आज इस ताले की वजह से बंध गया, अब ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कंडीशन है। ये यहाँ पे इन चीज़ों को बनाने का मंतव्य बस इनका इतना ही था कि ये शायद शुभ है और मैं बनाऊँगा तो मैं भी आज जाऊँगा तो आराम से सफल हो जाऊँगा, हमारा भी शिकार हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से है कंडीशन यहाँ पे, और इनकी चित्रकारी से बहुत कुछ जानकारी जो मिलती है। हालांकि जब आप देखेंगे आगे के युग में तो इनकी नैरेटिव पेंटिंग्स बहुत सारी कहानियाँ लिख देती हैं, खास करके बुद्ध काल में पेंटिंग बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। तो मध्य पाषाण काल में दो तीन चीज़ें साथ साथ में दिखी। एक तो माइक्रोलिथ दिख गया, ठीक है, सूक्ष्म पाषाण थे। दूसरा क्या दिखा? पशुपालन दिख गया। तीसरा क्या दिखा? पेंटिंग बढ़ गई इनकी, ठीक है। चौथा क्या दिखा? इनके जो औजार थे वो थोड़ा परिष्कृत हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी समरी रही। अब बाकी नवपाषाण काल को मैं आज डिस्कस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ा काल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई, इसीलिए नवपाषाण काल को संस्कृति का क्रांति का काल कहा जाता है। तो इसलिए मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ देकर। आप लोग भी ऐसे ही हम लोगों के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें। धन्यवाद।